हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है। हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 1 है और जो नेक्स्ट पार्ट होंगे जैसे पार्ट 2, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो अब मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 1 में क्या क्या सिखाऊंगा। पार्ट 1 में ये पूरा चैप्टर कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पूरा चैप्टर आपको इन पार्ट्स में मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक नए जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक नया टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पेपर में ये आना ही आना है, बहुत 100% आता है। इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में नहीं रखूँगा, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, जिसमें आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ आए। तो अब हमें क्या करना है, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ना है और जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक है टाइप ऑफ चेंजेस इन नेचर। हमारे नेचर में कितने टाइप के चेंज होते हैं? हमारे नेचर में 3 टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है? जहाँ फिजिकल रिएक्शन हो वही होता है फिजिकल चेंज। पेपर को आप कट कर दो, कट करने के बाद पहले भी पेपर था अब भी पेपर है, मतलब जो उसकी स्टेट है या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई है। तो जहाँ प्रॉपर्टी चेंज ना हो, जहाँ स्टेट चेंज ना हो, वो होती है आपकी फिजिकल रिएक्शन। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंज का मतलब होता है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही हो। जैसे वाटर है, इसे आप फ्रीज कर देते हो तो वो बन जाती है आइस। तो यहाँ पर पहले वाटर था सॉलिड, अब है वाटर, पहले वाटर था सॉरी लिक्विड, अब बन जाएगा सॉलिड में। उसी प्रकार से मिल्क को जब आप कर्ड में चेंज करोगे तो पहले मिल्क होगा, वो लिक्विड होगा, बाद में जो दही बन जाएगा वो भी लिक्विड होगा। लेकिन जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टी अलग है और जो कर्ड है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ओके, समझ रहे हो? जो दही होगा यानी कर्ड होगा, इसको आप वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही केमिकल रिएक्शन की खास बात है। ओके, समझ गए? केमिकल रिएक्शन जो कि हमारा टॉपिक ही है, तो इससे तो और डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं भी आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, ठीक है? अब आता है आपका रेडियो एक्टिव चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं है। आपकी लाइफ में कोई रेडियो एक्टिव चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव चेंज काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, डेंजरस और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जो एटॉमिक यानी वीपन, न्यूक्लियर वीपन बनते हैं, वो सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से ही बनते हैं। ओके, तो इसमें जैसे एग्जांपल है आपका यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम 235। तो ये दो टॉपिक हैं, ये इतने आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है, इसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से पता करते हैं। पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। क्या है? नहीं समझ आया? रटने वाले बच्चे रट लेंगे, लेकिन इसे जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होकर या फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, ए और बी मिलकर सी बनाते हैं या डी बनाते हैं, लेकिन ए बी नहीं बनाते। ए बी को छोड़ के सब बनाते हैं। क्या? मान लो पेपर है, वाटर से मिलके कुछ भी बनाता है, लेकिन वाटर और पेपर ना बनाए, तो वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? और उसकी प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए। लिखा है कि विद न्यू प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है? वही होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, समझ आ जाएगा। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो अभी दिखाया था मैंने आपको कि ए और बी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, तो यही हो गए आपके रिएक्टेंट। और जो बनेगा
रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, रट लो जिन्हें रटना है, बाकी समझने के बाद रटो, ज़्यादा अच्छा है। 2-3 बार नोट कर लोगे, याद हो जाएगी, बहुत टफ नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे कि केमिकल रिएक्शन ही हुई है वहाँ? उसके लिए कुछ 5 पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, इन्हें पढ़ लो, बस सारा काम हो जाएगा। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, जहाँ पर गैस निकलती हो समझ लो केमिकल रिएक्शन है। कलर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो गया ना, तो वो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। स्टेट, जैसे लिक्विड से सॉलिड हो गई, या सॉलिड से लिक्विड हो गई, या गैस से लिक्विड हो गई, कुछ भी हो गई, स्टेट में अगर चेंज आ रहा है तो भी वहाँ केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एरो होता है डाउनवर्ड, बट प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पहली बार वर्ड सुन रहे हो। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसोल्यूबल सॉल्ट, जो कि पानी में नहीं घुलेगा, तो उसे अगर पानी में मिक्स करते हैं तो नीचे वो पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन बना लेता है। ओके, चलिए अब पता करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। यही है आपका केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विच विल गिव आइडिया अबाउट ट्रू केमिकल चेंज। बस क्या है भाई, समझो ध्यान से। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, देखो जैसे कार्बन है, कार्बन को क्या लिखोगे? सी लिखोगे, सी तो लिखोगे। ऑक्सीजन को O2 लिखोगे, ऑक्सीजन गैस को। बस यही चीज़ है कि जैसे केमिकल रिएक्शन इतनी बड़ी होती है कि जैसे लिखा है यहाँ पर, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बड़ा है। अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखते हो इक्वेशन को, मतलब नेमिंग इक्वेशन में लिखते हो, तो लिखता है कार्बन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और रिएक्शन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर आप इसे और शॉर्ट में लिखते हो, फॉर्मूले में लिखते हो, तो क्या होगा? C+O2 और CO2, मतलब C में O2 को ऐड करो तो CO2 पाओ। ठीक है, बस यही है केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, जैसे कार्बन को C लिखते हो, ऑक्सीजन को O2 लिखते हो, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, बस वही चीज़, सेम चीज़ होती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला जो आपका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। देखो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कार्बन और ऑक्सीजन ने, तो ये रिएक्टेंट हैं, और ये बन गया दोनों को मिलने से। मतलब दो चीज़ हैं, ए है बी है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद एक नई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, दो लोग मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं, उसी प्रकार से रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। बस अब अगला टॉपिक देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि भाई केमिकल रिएक्शन होती कितनी टाइप की हैं? भाई हर चीज़ में टाइप्स होते हैं, कोई ना कोई, जैसे टेंस होता है वो कितने टाइप के होते हैं, हर चीज़ डिवाइड होती है। उसी प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो भी डिवाइड होती हैं। वो होती हैं 6-7, इसमें 6 हैं, एक 7th भी होती है। ठीक है, अभी बाद में बताऊँगा। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड सिक्स्थ होता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, और एक होता है आपका लास्ट, जिसको मैं नेम देता हूँ प्रेसिपिटेशन। क्या? प्रेसिपिटेशन यानी PPT। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है PPT। अगर इसकी स्पेलिंग लिखूँगा टाइम बर्बाद होगा आपको। ये भी सातों आपको हम पढ़ाएंगे इसी वीडियो में या पार्ट 2 में। जल्दी से फर्स्ट देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substance टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है भाई? ये ना फ्रेंड्स सबसे इजी रिएक्शन है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट मिक्स होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? यहाँ देखो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। दो लोग मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, या दो लोग मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं। देखो दो लोग मिल रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बन रहा है वाटर।
वही होती है कॉम्बिनेशन, सबसे इजी है। ठीक है, ऐसे इसको समझा देता हूँ। मैग्नीशियम NeMg, नाइट्रोजन गैस Na2, इससे बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी Mg3N2। और 3 इसलिए लगाया है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग यहाँ पर मेन टॉपिक नहीं है, बैलेंसिंग आपको लास्ट में बता दूंगा, बिल्कुल डरे ना। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बनता है यानी H2+O2 H2O। बस जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। मतलब आजकल शराफत का ज़माना नहीं रह गया है, हर जगह अगर एक है तो उसका दुश्मन भी है। अभी पढ़ा आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब इसका अपोजिट आ गया, क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? देखो सेम चीज़ है, पहले पढ़ा था कि जहाँ दो सब्सटेंस या फिर दो एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है, एक सिंगल मिलके, मतलब एक अकेला आदमी यानी ए है, वो टूट जाता है भाई। अब दो चीज़ें बना रहा है तो वो टूटेगा ही, तो बी और सी बना रहा है। जैसे देखो सोडियम, इसकी डेफिनेशन है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, यानी NaCl, इससे क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है और सोडियम बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ है जो नहीं आपको और समझनी है कि अब आप कहेंगे टूट रहा है, टूटने के पीछे कारण क्या है? भाई टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? उसको तुम पीट रहे हो, मतलब कोई आदमी मर रहा है, मरने के पीछे कोई कारण तो होता है ना। उसी प्रकार से टूटने के पीछे 3 कारण होते हैं, वो हम इसके 3 पार्ट होते हैं, वही 3 कारण होते हैं डीकम्पोज होने के। और ये ट्रायंगल का मतलब है हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं बन के, चाय बनाते हो, चाय में से धुआं निकलता है ना, गैस निकलती है ना, वही उसी तरीके से जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो शो हो रहा है ना एरो से। उसके बाद ये ट्रायंगल है हीट का सिंबल, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं कितने पार्ट होते हैं, उन्हें समझते हैं। भाई ये बहुत इजी टॉपिक है। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल। देखो थर्मल का मतलब हो गया जहाँ हम हीट देते हैं। चलो मैं आपको अभी समझा ही देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है कि these reaction use the energy in the form of heat, decomposition reaction। बस देखो भाई, जहाँ ना एनर्जी डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी में हीट लेते हैं, गर्मी लेते हैं। उन्हें डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो हीट मांगते हैं कि हमें हीट दो, हम डिकम्पोज हो जाएंगे। बस ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ HEAT, हीट दोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी CaCO3 को हीट दोगे तो CaO और CO2 बनेगा। उसी प्रकार से फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट है, इसको हीट दोगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट और सल्फाइड बनेगा। यानी FeSO4 को हीट देने से Fe2O3 SO4 SO3 बनेगा। बस समझ गए? जो चीज़ समझ ना आ रही है कमेंट में पूछ सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब इसका अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी वैसा ही है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि पहले हमने देखा कि गर्मी दो, उन्हें गर्म करो तो वो टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो बहुत शक्तिशाली कह लो, बहुत ढीठ कह लो, कि वो भाई टूटेंगे नहीं हीट देने से, उन्हें और पावर चाहिए। तभी उन्हें these reaction involve the use of electrical energy for the decomposition of reactant। क्या है भाई? देखो पहले तो गर्मी देने से मान गए थे कि भाई हम टूट गए भाई, हम डर गए, लेकिन कह रहे हैं दे लो गर्मी जितनी देनी है, हम नहीं टूटने वाले, हमें हल्के में ले रहे हो। फिर हमने क्या किया, इसे इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिखना होगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो जैसे वाटर है, वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में उड़ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना। जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, पहले हीट एनर्जी, अब चाहिए ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद आता है फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल। भाई ये तो और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनके बीच में तो बिल्कुल दोस्ती है ही नहीं बिल्कुल। मतलब हल्की सी धूप, हल्की सी लाइट में ये अलग हो जाते हैं। क्या है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो पहले क्या था कि पहले गर्मी देने पे अलग होते हैं, और दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि हम गर्मी से नहीं, हमें तो बिजली से ही मानेंगे हम, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए अगर हमें अलग करना चाहते हो तो। लेकिन अब ये लोग हैं ये, और ये थर्ड है, ये तो बहुत कमज़ोर हैं भाई। ये मान के कह रहे कि हमें बस रोशनी दे दो, हम रोशनी में ही अलग हो जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड है, अगर आप इसे जो लाइट एनर्जी दोगे तो ये सिल्वर और क्लोराइड गैस में यानी क्लोरीन गैस में एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। ठीक है, देखो गैस जब भी गैस इवोल्यूट होती है तो उसका साइन होता है अपवर्ड एरो, और जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसका डाउनवर्ड एरो। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से चलते हैं, पहले और इमेज में दिखाता हूँ। चलो देखो भाई, पहले क्या था, वाटर है। अब अभी हमने दिखाया था ना कि वाटर में, और हम वाटर को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये बैटरी है, बैटरी भाई पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से मिलेगी। और ये वायर्स हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। और ये स्विच है, यानी वही चटकनी बटन कोई सा भी ले लो। उसके बाद ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, यानी कांच की हैं ये। ठीक है, और ये आपका वाटर है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। प्लास्टिक मग है। तो देखो वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कर सकते हो वैसे करना। एक्सपेरिमेंट बस समझ जाओ, करना ज़रूरी नहीं है। और ये ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन से बनता है ग्रेफाइट, उसी का रॉड है ये, छोटे छोटे रॉड है। बस इससे आपको ये पता लग रहा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी देने से वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जल्दी से। और अगला पॉट, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है यानी फोटोलाइसिस, उसका क्या मतलब होता है, जो सनलाइट होती है ना, या फिर हमारी बल्ब की लाइट। सनलाइट वैसे ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर होती है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, देख रहे हो, और यहाँ पर चाइना डैश। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड पे जैसी धूप पड़ेगी तो ये क्लोरीन गैस में उड़ जाएगा और सिल्वर का सिल्वर रह जाएगा। बस यही है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इमेज दिखा दी है। ओके, अब जल्दी से आप समझते हैं थर्ड रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हर जगह दादागिरी या फिर लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। यहाँ तक कि ये लड़ाई दंगों ने ना एलिमेंट को भी नहीं छोड़ा, एलिमेंट में भी आ गए भाई। देखो अभी क्या होता है आजकल के ज़माने में, कोई ताकतवर आदमी है या ज़्यादा पैसे वाला, वो एक कमज़ोर आदमी को कमज़ोर आदमी को ना अपने हिसाब अपने चाहता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो जाता है। तो सेम वही यही चीज़ पे फॉलो हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या है, दोज रिएक्शन in which a more active element displace or remove another less active element from the compound are called displacement। देखो भाई, जो सबसे ज़्यादा ना इस रिएक्शन में जो ज़्यादा एक्टिव है ना, जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना वो ताकतवर होते हैं लेस एक्टिव एलिमेंट के मुकाबले। ठीक है, तो वो जैसे इंसान कोई ताकतवर आदमी है, मतलब बहुत तगड़ा आदमी है, और एक कमज़ोर आदमी है, तो तगड़ा आदमी कमज़ोर आदमी से कहेगा कि यहाँ जा तू, तो कमज़ोर आदमी जाएगा, नहीं जाएगा तो पिटेगा। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्या होता है यहाँ पर कि एक जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को, जो मतलब एक तगड़ा आदमी है, एक तगड़ा एक्टिव एलिमेंट है, वो कम एक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से कहता है कि तू हट यहाँ से, मैं तेरी जगह पे आऊँगा क्योंकि मैं तुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है,
क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट है, कॉपर है वो सल्फेट के साथ बैठा हुआ है और आयरन अकेला है। तो आयरन कह रहा है कि ओ भाई मैं तुझसे तगड़ा हूँ, मैं मतलब तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई तगड़े वगड़े या ताकत से कुछ नहीं होता, यहाँ एक्टिवनेस होनी चाहिए। तो आयरन कहता है कि मैं तुझसे ज़्यादा एक्टिव हूँ और तू निकल यहाँ से, मैं ना तेरे को सल्फेट के साथ देख नहीं सकता, तो यहाँ से निकल, सल्फेट के साथ तो मैं बैठूंगा। अब भाई कॉपर डर गया, ठीक है भाई कि चल ठीक है मैं हट रहा हूँ, वरना तो तुम्हें हट मारेगा बस। तो जो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आयरन सल्फेट। देखो आयरन अकेला था, आयरन ने कॉपर को भगा के खुद बैठ गया। तो CuSO4 प्लस Fe एंड FeSO4 प्लस U। उसी प्रकार से जिंक और कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट और जिंक तो वही सेम चीज़ है, जिंक ने कॉपर को भगा दिया और खुद सल्फेट के साथ बैठ गया। अब एक दिमाग में आपके एक सवाल आएगा कि जैसे जो उसमें सल्फेट है या फिर जो कॉपर है, जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे मेटल हैं, हम कैसे पता करें कि कौन सा किससे ज़्यादा एक्टिव है। अब भाई पेपर में कोई सा भी आ सकता है, अब हम कैसे पता करें कि कौन सा किससे एक्टिव है। वो तो आपने बता दिया कि आयरन एक्टिव है, तो डोंट वरी, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, वो लिस्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, घटते क्रम में लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या है, देखो जो भी मेटल हैं, एलिमेंट हैं, मेटल हैं, जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे कमज़ोर है वो सबसे नीचे है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसे देख लो, सब समझ आ जाएगा, और इसे रट लो, देख लो, समझ लो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। लेड के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। देखो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब अगर पोटेशियम अकेला हुआ और इन सारों में से जितने भी दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी होगा तो पोटेशियम उसे भगा देगा। पोटेशियम को कोई भगा नहीं सकता। जैसे यहाँ पर कॉपर बेचारे को भगा दिया ना, क्यों भगाया, देखो कॉपर और आयरन, आयरन कॉपर से ऊपर है, आयरन ने कहा कि भाई मुझे लिस्ट में ऊपर रखा गया है तभी मैं तेरे को भगा रहा हूँ। अब जिंक भी कह रहा है कि कॉपर तू मेरे लिस्ट में मुझसे नीचे है, इसीलिए तुझे भगा रहा हूँ। जिंक तो आयरन को ही भगा देगा, लेकिन कॉपर इन दोनों को नहीं भगा पाएगा। कोई कमज़ोर आदमी अपने से ताकतवर आदमी को नहीं लड़ेगा उससे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो ये रट लो। दोबारा आपको बता देता हूँ, गोल्ड है, गोल्ड को सब भगा सकते हैं, सब के सब, सिल्वर को भी सब भगा सकते हैं, बस गोल्ड भगा नहीं सकता, ठीक है। तो लिस्ट देख लो, जब भी आपको ये लिस्ट आपके दिमाग में, लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार नोट कर लो, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल, ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका के, पोटेशियम, और लिस्ट रिएक्टिव में आता है आपका AU। चलो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब आपको चेक करना है क्या सच में आयरन कॉपर को भगा देगा और खुद लिक्विड में बन जाएगा। देखो इसको चेक करने का क्या तरीका है, एक स्टैंड लो, उसमें टेस्ट ट्यूब डालो और ब्लू रंग का जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूशन डालो, उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स यानी आयरन डाल दो। बस कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आयरन है वो इस लिक्विड में मिलके आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये जो आयरन नेल हैं वो कॉपर नेल बन जाएंगी। जी हाँ, दिखाता हूँ आपको। पहले क्या हमने आयरन नेल डाली थी और निकालने के बाद देखो क्या बन गई, कॉपर की नेल बन गई। और ये हमने पहले डाला था कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर इसमें मिला हुआ था, बाद में बन गया आयरन सल्फेट। समझ गए ना, क्या हुआ कि ये आयरन नेल इसमें पड़ी थी कॉपर सल्फेट में, आयरन ने कहा भाई तू इसमें कॉपर तो सल्फेट के साथ कैसे बैठा है, चल निकल, ठीक है। कील जो थी वो कॉपर की बन गई और आयरन सल्फेट में मिल गया। बस अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका अपोजिट। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं उनमें से आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब समझा दिए हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको
डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन और जो रेंसिडिटी है वो पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगले पार्ट्स में। तो यहाँ पर पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल है हमारा, चैनल का लोगो आपको दिख रहा है PSK क्लासेस कुशवाहा, तो इसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें। चैनल की जो वीडियो है हमारी, ये हर जगह शेयर करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर कर दें प्लीज़। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो तो पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसमें आपकी सॉल्यूशन का आंसर दे दूंगा, हो पाएगा तो कमेंट में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर में रहें, टेक केयर।